प्रिय मित्रों, मैं भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृति के बारे में कहना चाहता हूँ। भारत में प्रागैतिहासिक काल के लोगों ने पूर्व पाषाण युग का जीवन बिताया। उन्होंने अनगढ़ और खुरदरे पत्थरों के औजारों का उपयोग किया। उनको जो भी मिला उसे उन्होंने खाया। वे पत्थरों की कुल्हाड़ी और छुरी काम में लाते थे। ताम्र पाषाण युग, वह युग जब मनुष्य पत्थर और तांबे के औजार काम में लाने लगा, ताम्र पाषाण युग कहलाता है। भारत के प्राकृतिक विभाग, भारत के भूभाग को 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा जा सकता है। वे एक, उत्तर में हिमालय पहाड़, 2 उत्तर भारतीय मैदान या सिंधु गंगा मैदान और 3 दक्षिण पठार और समुद्र तटवर्ती मैदान है। एक, हिमालय पर्वत श्रेणियां, ये उत्तर में एक प्राकृतिक परकोटे बने हैं। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा शिखर है। यहाँ शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल, मसूरी जैसे कई ग्रीष्म वासस्थल बने हैं। भारत को हिमालय से कई लाभ हैं। वे बाहरी शत्रुओं के आक्रमण से भारत की रक्षा करते हैं। वे दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों को रोककर मैदानी भाग में वर्षा उत्पन्न करते हैं। सिंधु गंगा मैदान, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में दक्षिणी पठार के बीच में स्थित है। मैदान में गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियां बहती है। यह भारत का सबसे उपजाऊ भाग है। 3, दक्षिणी पठार और तटवर्ती मैदान, विंध्या पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, पर्वतों के दक्षिण में दक्षिणी पठार के, पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियां के। ये दोनों पर्वत श्रेणियां नीलगिरी में मिलती है।
नीलगिरी में दोड्डा बेड्डा नामक शिखर गए। पश्चिमी तटीय क्षेत्र अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच में गए। पूर्वी तटीय क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच में गए। पश्चिमी घाट सिलसिलेवार हैं, लेकिन पूर्वी घाट ऐसा नहीं है। वे पूर्वी की तरफ बगने वाली नदियों के द्वारा खंडित है। हिमालय के निचले भागों पर पाए जाने वाले वनों को तराई कहते हैं। मनुष्य का आवास उनके पर्यावरण के अनुकूल है। पर्यावरण में प्राप्त चीज़ों से उन्होंने अपना आवास बनाया है। नदियाँ वाणिज्य और संचारण की धमनियों के समान सेवा कर रही है। उस जमाने में सड़कों का निर्माण बड़ा कठिन था, इसलिए आदमी और चीजें नावों के द्वारा पहुंचाई गई। नदियों ने यातायात की बड़ी सहायता की। भिन्न भिन्न विदेशी समूहों का गुल मिला जाना। भारत के लोग भिन्न भिन्न विदेशी समूहों का गुल मिल जाना। भारत के लोग किसी एक जाति के नहीं होते। द्राविड़ पहले ही भारत में थे, फिर आर्य आए। भारतीयों के साथ उनके संबंध के कारण भारतीय आर्य, इंडो आर्य नामक एक नई जाति का सूत्रपात हुआ। यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर अपने सेनापतियों के अधीन जीते गए भागों को सौंप कर गया। इससे इंडो ग्रीक नामक एक नई नस्ल की उत्पत्ति हुई। फिर शग, पार्थियन और कुषाणों ने हिंदुस्तान पर हमला किया। वे मध्य एशिया से आए और यहीं बस गए। वैसे मात्र नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों के साथ घुल मिल गए। इससे नई नई जातियाँ बनी, भाषाएं। भारत माता की 18 भाषाएं की, परंतु उसका चिंतन एक है। यह कवि भारती का कथन है। भारत में लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। हमारे देश में 845 बोलियां बोली जाती हैं। हिंदी, उर्दू, बंगाली, उड़िया, मराठी, गुजराती, तमिल, काश्मीरी, पंजाबी, असमी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम आदि भाषाएं आबादी के 91% के द्वारा बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्राविड़ भाषाएं हैं। ये तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक और केरल
के लोगों के द्वारा बोली जाती है। एक राज्य में बहुमत लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा उस राज्य सरकार की राजभाषा है। तमिलनाडु सरकार की राजभाषा है। हिंदी और अंग्रेजी भारतीय सरकार की राजभाषाएं हैं। आदिम निवासियों के वंशज आज भी हमारे देश के कुछ भागों में वंशज रहते हैं। संथाल बंगाल में पाए जाते हैं। मुंडा, कोल और गोंड मध्य प्रदेश में और भील राजस्थान में रहते हैं। टोडर, इरुलर और कुरुम्बर नीलगिरी के पहाड़ी स्थानों में रहते हैं। ये सब लोग आदिम निवासियों के वंशज हैं। ये लोग आज भी पहाड़ों और जंगलों में जी रहे हैं। ये चट्टानों और पेड़ों को देवताओं का मंदिर समझकर उनको पूजा करते हैं। उनके स्तर को ऊपर उठाने सरकार शिक्षा, मकान निर्माण, रोजगारी और वित्तीय सहायता आदि बातों में विशेष सहूलियतें दे रही है। जय भारत।